So hello guys, once again I'm back with a new video on Java 18 features। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि जावा का जो 18th वर्जन अभी लॉन्च ऑलरेडी हो चुके हैं, रिलीज़ हो चुके हैं मार्केट में, वो अभी लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियां ये क्वेश्चन पूछती है कि जावा का लेटेस्ट वर्जन कौन से रिलीज़ हुए हैं, अगर वो रिलीज़ हुए तो कौन से फीचर्स ऐड हुए हैं। तो वो चलिए हम लोग सभी चीज़ इस पर बात करेंगे कि कौन कौन से फीचर इंट्रोड्यूस्ड किए गए हैं और उनसे क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। करेक्ट। तो गाइज प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखें विदाउट स्किपिंग, बिकॉज हर एक पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कुछ मिस हो गए तो आपको मिसकंसेप्शन हो जाएंगे, फिर वो आपको दिक्कत होंगे इंटरव्यू क्रैक करने में या फिर समझने में कि कौन से फीचर्स हैं। करेक्ट। तो प्लीज़ हर एक वीडियो को अच्छे से ये देखिएगा, वॉच करिएगा। और गाइज मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो। ओके, तो चलिए बिना टाइम गवाए ये इंपॉर्टेंट वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक LTS और नॉन LTS वर्ड यूज़ हुए हैं, राइट। सो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि LTS स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ओके, एंड नॉन LTS स्टैंड्स फॉर नॉन लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ओके, तो ये वर्ड हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं इसका मैं आपको रीज़न देता हूँ। तो जैसे कि हम लोग बात करें जावा 18 की, करेक्ट। सो जावा 18 जो मार्केट में रिलीज़ हुए हैं वो एक नॉन LTS वर्जन है। ओके, सो नॉन LTS इन द सेंस उसको जावा लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट नहीं करेगी। वो फीचर्स ऐड हो गए हैं, ठीक है, फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं जावा 18 में, बट अगेन कुछ पैच वर्जन वो लोग कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, जो एक स्टेबल वर्जन लेके आएंगे। बट ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन नहीं है जावा 18। ओके, और आपको बता देना चाहता हूँ ये जावा जो लॉन्च हुए हैं, रिलीज़ हुए हैं, ये हुए मार्च 22 2022 में। ठीक है, तो JDK जो 18th है, ठीक है, तो वो पहला नॉन LTS रिलीज़ है JDK 17 के बाद। दैट मीन्स JDK 17th जो वर्जन थे वो LTS वर्जन थे, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन होने से क्या बेनिफिट है? लॉन्ग टर्म सपोर्ट से ये बेनिफिट है कि जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड अपग्रेड्स होंगे, ठीक है, या जो भी पैच वर्जन, जो भी फिक्सेस होंगे, तो उसको जावा अपने साइड से सपोर्ट करेगी। ठीक है, वो फिक्स करते रहेंगे, अपग्रेड करते रहेंगे। ठीक है, उस वर्जन के लिए है ना कुछ पैच अपग्रेड करते रहेंगे। ठीक है, अगर नॉन LTS है तो अगर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी कुछ आ रहे हैं या कुछ, तो वो जावा सपोर्ट उसको नहीं करेंगे। ठीक है, उसको आपको सपोर्ट नहीं देगी, अपग्रेड नहीं देगी। तो ये चीज़ है, इसलिए ये हम लोग को काफ़ी ध्यान रखने वाली बात है। तो अभी तक JDK 17th जो थे तो वो LTS वर्जन थे, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन है। ठीक है, लास्ट वही है। तो जैसे कि हमने ये बात किया, तो अभी कौन कौन से वर्जन लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, ठीक है, जावा के। तो जावा 7 हो गए, जावा 8 हो गए, जावा 11 हो गए, जावा 17 हो गए। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन है। ठीक है, तो जावा 17 लास्ट LTS सपोर्ट वर्जन है। ओके, तो ओरेकल जो है वो हर एक 2 साल में LTS वर्जन रिलीज़ करते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, ओरेकल हर एक 2 साल में LTS वर्जन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो जावा 17 जो थे, जावा 17 और लास्ट LTS वर्जन थे वो रिलीज़ हुए थे सितंबर 2021 में। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 2 साल इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो सितंबर 2023 में नेक्स्ट वर्जन जावा के आने वाले हैं। करेक्ट है ना, जो LTS वर्जन रहेंगे, क्योंकि 2 साल बाद जावा LTS और एकल LTS लॉन्च करती है, तो वो वर्जन रहेंगे जावा 21, जो LTS वर्जन आने वाले हैं जावा 21। ठीक है, तो अभी जितने भी डेवलपर्स, जितने भी कंपनीज हैं, मोस्टली वो जावा 8 पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जावा 8 यूज़ कर रहे हैं, बट डेफिनेटली हम लोग को अपग्रेड करना है। ठीक है, डेफिनेटली अपग्रेड कर रहे हैं। तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से या फिर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्लीज़ वॉच केयरफुली। ओके, तो चलिए हम लोग और बात करते हैं आगे बिना टाइम गवाए, क्या फीचर्स हैं, इन्हेंसमेंट क्या हैं इन जावा 18 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ओके गाइस, यस। सो चलिए फीचर्स हम लोग देखते हैं गाइस। सो जावा 18 का जो पहला फीचर्स है वो UTF-8 बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, आके हम लोग सभी डिटेल्स में बात करेंगे कि क्या है, क्यों है, क्या बेनिफिट है। ठीक है, जो नेक्स्ट फीचर्स है वो है सिंपल वेब सर्वर। ठीक है, एक सिंपल वेब सर्वर ऐड किए हैं वो जावा 18 में। उसके बाद है कोड स्निपेट इन जावा API एंड डॉक्यूमेंटेशन। करेक्ट,
हम लोग सभी डिटेल्स में, काफ़ी डिटेल्स में हम लोग बात करते हैं, शॉर्ट वीडियो बट डिटेल एक्सप्लेनेशन, ओके। वेक्टर एपीआई, देन फॉरेन फंक्शन एंड मेमोरी एपीआई, then internet access resolution, okay, then pattern matching improvement, deprecated finalization for removal। so total 8 features है जो Java 18 रिलीज़ किए हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस किए हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। तो पहला हम लोग बात करते हैं UTF-8 बाय डिफ़ॉल्ट की, ओके। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है, तो UTF-8 आपको बता देना चाहता हूँ, ये एक कैरेक्टर इनकोडिंग मैकेनिज़्म है, ओके। कैरेक्टर इनकोडिंग मैकेनिज़्म है जो यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो मेनली ये सिक्योर करने के लिए जो भी हम लोग का ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन होते हैं क्लाइंट सर्वर के बीच में और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, राइट, तो उसको सिक्योर करने के लिए कुछ मैकेनिज़्म हम लोग, कुछ इनकोडिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो वो एक UTF-8 है, वो इनकोडिंग सिस्टम है, ठीक है। तो Java 18 के पहले जो भी इनकोडिंग डिटरमाइन होते थे वो होते थे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लोकली पे, ठीक है। आपका जो होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लोकली है उस पे डिटरमाइन होते थे कि कौन सा इनकोडिंग सिस्टम यूज़ होंगे, करेक्ट। और Java 18 के पहले अभी जो भी होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो इनकोडिंग सिस्टम चाहिए तो हम लोग पैरामीटर में वाइल कॉलिंग सर्वर, राइट, तो हम लोग पैरामीटर में पास करते हैं कौन सा इनकोडिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो अब जावा क्या हुए कि वो ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लोकली पे डिपेंड ना होकर वो UTF-8 बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिए, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट करने से क्या हुआ कि अब आप कभी भी अगर डेटा ट्रांसमिशन आप कर रहे हैं, अगर सेट आप नहीं करते तो UTF रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, क्या बेनिफिट है अगर UTF-8 हम लोग जावा अगर सेट कर देती है तो UTF-8 बाय डिफ़ॉल्ट का मेन रीज़न ये है कि UTF-8 कैसेट जो हैं वर्ल्ड वाइड यूज़ होने लग गए हैं, ठीक है। वाइडली सभी कोई UTF-8 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका UTF का डिमांड एंड जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है इनके, तो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो जावा ये कंसिडर करने लग गई कि जो भी डेवलपर्स हैं तो वो जो भी ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इनकोड करने के लिए मोस्टली UTF-8 पब्लिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डेवलपर्स यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए ये कंसिडर करके जावा बाय डिफ़ॉल्ट UTF-8 वो डिफ़ॉल्टली सेट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये मेन रीज़न है। अगर सभी एक्सप्लिसिटली जितने भी डेवलपर्स हैं वो सभी एक्सप्लिसिटली यूज़ कर रहे हैं UTF-8 तो जावा ये सोचे कि क्यों ना मैं बाय डिफ़ॉल्ट UTF-8 सेट कर दूं तो ईजी हो जाएंगे। तो ये मेन रीज़न था। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इनकोडिंग, कैरेक्टर इनकोडिंग क्या होते हैं, ये देखिए, ये 0 1 2 3 4 ये जितने भी देखिए कैरेक्टर्स हैं, राइट, तो इसमें आप डिफरेंट टाइप के कुछ सिंबल्स आपको दिखेंगे जो कुछ अंडरस्टैंडेबल है, कुछ नॉन अंडरस्टैंडेबल है। तो ये सब क्या है, इनकोडेड है, ठीक है, आफ्टर इनकोडिंग, राइट, ऐसे हो जाता है। आप मतलब रियल जो डेटा है वो आप रीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये मेन रीज़न है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये पिक्चर यहाँ पे सेट किया हूँ, करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंपल वेब सर्वर, ठीक है। सिंपल वेब सर्वर क्या है, तो जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि वेब सर्वर क्या है, ये कुछ नहीं कि फॉर एग्जांपल मैं अगर लूँ तो स्प्रिंग बूट है तो वो भी एक मतलब वेब सर्वर प्रोवाइड करते हैं, राइट, बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो क्या होता है, स्प्रिंग बूट अगर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, स्प्रिंग बूट में बाय डिफ़ॉल्ट वेब सर्वर वो क्या मतलब करते हैं कि हम लोग एक्सटर्नल वेब सर्वर पे डिपेंडेंट नहीं होना है, राइट, एक्स्ट्रा एफर्ट डेवलपर्स को नहीं लगाने पड़ते हैं, है ना। वो क्या होते हैं, जब भी हम लोग एप्लीकेशन रन करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वेब सर्वर रन हो जाते हैं और हम लोग क्लाइंट सर्वर का जो कम्युनिकेशन होता है वो डायरेक्टली स्टार्ट हो जाते हैं, करेक्ट। हम लोग रिक्वेस्ट हिट करते हैं यूजिंग www वर्ल्ड वाइड वेब, राइट, एंड इट कम्स टू वेब सर्वर एंड फाइनली आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल द थिंग्स द रिस्पॉन्स विल अगेन सेंड बैक टू द क्लाइंट, करेक्ट, दैट इज़ द प्रोसेस। तो बस यही यहाँ पे है कि जो सिंपल वेब सर्वर है वो HTTP और कुछ और प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लाइंट रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड करने के लिए जो www से रिक्वेस्ट आते हैं। मेनली जो है सिंपल वेब सर्वर वेबसाइट का कंटेंट जो होता है ना उसको डिस्प्ले करते हैं बाय स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिलीवरिंग वेब पेजेस टू यूज़र, ठीक है। तो जो भी कम्युनिकेशन होते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो जो प्रोसेसिंग होते हैं, ठीक है, और जो भी डिलीवरी होते हैं वेब पेजेस के, तो वो सारा वेब सर्वर डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो सारा वेब सर्वर उसको हैंडल करते हैं, करेक्ट।
तो जावा 18 में सिंपल वेब सर्वर स्टैटिक फाइल्स को सर्व करने का पर्पज से लाया गया है, ठीक है, जो भी स्टैटिक फाइल्स है, और मेनली टेस्टर पर्सपेक्टिव से, करेक्ट। हम लोग का जैसे स्प्रिंग बूट में अगर टॉमकेट एम्बेडेड है तो किसके पर्पज से, किसको बेनिफिट हो रहा है, डेवलपर्स को, राइट, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देने पड़ रहे हैं। तो एग्जैक्टली सेम थिंग है कि जावा में बस वही आप इमेजिन कर सकते हो कि जावा में इनबिल्ट एक फीचर से लोग देते हैं सिंपल वेब सर्वर। तो इससे क्या होगा कि जो टेस्टर्स हैं उनको ईजी हो जाएंगे टेस्ट करने के लिए, करेक्ट, कि ये स्टैटिक फाइल्स को सर्व करने का पर्पज से लाया गया है। कोई जो भी कॉमन गेटवे इंटरफेस और सर्वलेट प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो वेबसाइट का कंटेंट है वो डिस्प्ले कराना ऑन द ब्राउज़र थ्रू इंटरफेस। तो ये मेन पर्पस है सिंपल वेब सर्वर का। बेसिकली ये मेनली टेस्टिंग के लिए और एडहॉक के लिए बेनिफिशियल है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फीचर्स जो हैं, तो वो है कोड स्निपेट इन जावा एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, राइट। सो जो जितने भी डेवलपर्स हैं ऑब्वियसली वो समझ रहे होंगे कि जावा एपीआई डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो जब भी हम लोग कोड लिखते हैं, राइट, सो एक्चुअल लॉजिक लिखते हैं तो मल्टी लाइन कमेंट्स ऊपर पे रखते हैं, राइट। मतलब जो भी कोड लिखते हैं तो उसका क्या पर्पस हो, क्या पर्पस सर्व कर रहे हैं, फंक्शनैलिटी क्या है, तो ऊपर में मल्टी लाइन कमेंट्स हम लोग लिखते हैं एज ए डेवलपर। ओके, तो अब वो मल्टी लाइन कमेंट्स में पहले ये फीचर्स नहीं थे कि आप एक प्रॉपरली जैसे कोड जो भी है ना, एक स्पेसिफिकली जो कोड वहाँ मतलब शो कर सकते हैं कि भाई ये किस पर्पस से एक कोड हम यूज़ कर रहे हैं, ये पीस ऑफ कोड क्यों यूज़ कर रहे हैं, राइट, कोड स्निपेट क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक फीचर्स लाए हैं जावा ने, जो कि एक टैग इंट्रोड्यूस किए हैं @स्निपेट। ओके, तो वो मल्टी लाइन कमेंट्स में वो आप एक इनलाइन कमेंट यूज़ कर सकते हैं @स्निपेट टैग यूज़ करके, ठीक है। तो उससे क्या होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट के अंदर एक करली ब्रेसेस ओपन है, @स्निपेट एंड एग्जाम्पल कुछ हाईलाइट किए गए, राइट। अगर HTML या फिर कुछ फ्रंट एंड है तो उसका भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है, जो भी मतलब लैंग्वेज में अगर आप डेवलपमेंट करें तो शो कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये पर्पस है कोड स्निपेट इन जावा एपीआई डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है। बेसिकली ये एक सिंपल सा, जो कि सिंपल एंड काफ़ी हेल्पफुल है बेसिकली, कि जो भी पीस ऑफ कोड हम लोग लिख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, कुछ न्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो वो किस पर्पस से आप ऐड कर रहे हो, है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं अंडरस्टैंडिंग द कोड, राइट। तो ये थे फीचर्स। एंड जो नेक्स्ट फीचर्स है वेक्टर एपीआई है। ओके, सो वेक्टर एपीआई क्या है, जावा में वेक्टर एपीआई फीचर्स ऐड किए हैं जो वेक्टर कंप्यूटेशन करने में हेल्पफुल होंगे। ओके, सो अब बात होते हैं, बहुत सारे डाउट्स आएंगे वेक्टर एक्चुअली हैं क्या, ठीक है। तो वेक्टर कुछ नहीं, वन डायमेंशनल एरे ऑफ डेटा है, ठीक है, जो ड्यूरिंग मैनिपुलेशन जो है सिंगल एंटिटी कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं कि अगर कुछ बड़े बड़े मतलब मल्टी लाइन्स ऑफ कंप्यूटेशन होते हैं, राइट, जहाँ कॉम्प्लेक्स डेटा यूज़ होते हैं कंप्यूटेशन में, करेक्ट, तो वहाँ पे वेक्टर एपीआई काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिक कंप्यूटेशन करना है, स्पेशली कम्प्लेक्स हैं जो काफ़ी डिफरेंट वैल्यूज़ इन्वॉल्व करके वो रिज़ल्ट फाइनली देते हैं, राइट, तो वेक्टर हेल्प करते हैं एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। काफ़ी एपीआईज प्रोवाइड करते हैं जो आपको अननेसेसरी कमेंट्स जो बॉयलर प्लेट कोड्स हैं वो आपको नहीं लिखने पड़ेंगे। इसके एपीआई यूज़ करके आप कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो वेक्टर एपीआई किन के लिए बेनिफिशियल है, तो ये अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे कुछ काम कर रहे हो तो उसमें वेक्टर एपीआई डेफिनेटली आपका काम आएगा, राइट। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आप लिख रहे हो तो वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस होते हैं, राइट, लॉट्स ऑफ डेटा रहते हो वहाँ पे, उस डेटे के ऊपर आप प्ले करते हो, खेलते हो उस डेटे से, राइट। तो वहाँ पे वेक्टर एपीआई काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं जावा ने, जो कि मेनली जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स लिखते हैं उनके में काम आ सकते हैं वेक्टर एपीआई। तो ये एक्चुअली न्यू फीचर्स जो ऐड हुए हैं, ये पर्पस है वेक्टर एपीआई का। नाउ जो नेक्स्ट फीचर है वो फॉरेन फंक्शन एंड मेमोरी एपीआई, राइट। तो फॉरेन फंक्शन क्या है, देखिए कि फॉरेन फंक्शन एक इंटरफेस है, ओके, इट इज़ एन इंटरफेस। और आप ये भी सोच सकते हैं कि एक प्रोग्राम है, ठीक है, अगर हम लेमन वर्ड में बोले तो एक प्रोग्राम है जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है, एक प्रोग्राम है जो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा गया हो, ठीक है। तो ये फॉरेन फंक्शन क्या करते हैं, तो ये फॉरेन फंक्शन एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करवाते हैं जो कि किसी भी सर्विस का यूज़ कर सकते हैं,
इवन अगर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा क्यों ना हो, ठीक है। तो इसका बहुत सरल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखना पसंद करता हूँ, ठीक है, लाइक जावा और रूबी, बट काफ़ी कूल एंड यूजफुल लाइब्रेरीज हैं जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखे हैं, लाइक सी। ओके, तो मैं कैसे यूज़ करूँ वो लो लेवल लैंग्वेज को, जो कि वो लो लेवल लैंग्वेज में कुछ कुछ फीचर्स हैं जो कूल हैं, बहुत यूज़फुल लाइब्रेरीज हैं। ओके, एंड मैं हाई लेवल लैंग्वेज पे काम कर रहा हूँ, जावा पे काम कर रहा हूँ, बट मैं कैसे उसको यूज़ करूँ? बोथ आर डिफरेंट लैंग्वेज, राइट? ओके, आई कांट डायरेक्टली यूज़ देम, करेक्ट। तो यहाँ पे होते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस भी है, जैसे कि मैं आपको कवर कर देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपका पार्ट है, ठीक है, लाइब्रेरी है, तो उसको आप पोर्ट कर सकते हो, है ना। जो भी आपका लाइब्रेरी है तो वो आप जावा में उसको पोर्ट कर सकते हो, करेक्ट। तो ये एक पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप सी कोड में, जो सी कोड में उसमें एक्सटेंशन लिखो, तो जो गैप हैं लाइब्रेरी एंड जो मेरे लैंग्वेज में, जावा लैंग्वेज में, वो ब्रिज हो जाए। ओके, तो जो सी लैंग्वेज जिसमें कूल एंड यूजफुल फीचर्स हैं, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ एक्सटेंशन लिखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वो एक्सप्लिसिटली आपको कोड लिखने पड़ेंगे, एक्सटेंशन एज एक्सटेंशन, और वो क्या करेंगे, एज अ ब्रिज बिहेव करेंगे बिटवीन सी एंड योर हाई लेवल लैंग्वेज, दैट इज जावा। ओके, बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज एज अ ब्रिज वो ये करेंगे, ठीक है। और तीसरा लैंग्वेज है कि लाइब्रेरी को रैप कर दो, राइट। जो सी में हम लोग का लाइब्रेरी है उसको रैप कर दो, ठीक है, आप अपने हाई लेवल लैंग्वेज फॉरेन फंक्शन इंटरफेस के सपोर्ट से। ओके, सो जो भी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, तो इससे आप बहुत क्लियर हो सकते हैं, जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज है वो कुछ फॉरेन फंक्शन इंटरफेस आपको प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अगर लो लेवल लैंग्वेज हैं, उससे कुछ आप लाइब्रेरीज यूज़ करना चाहते हो, तो आप फॉरेन फंक्शन का यूज़ करके आप कर सकते हो। ओके, एज अ रैपर यूज़ कर, तो ये फॉरेन फंक्शन काफ़ी हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो एज अ रैपर ये काम करते हैं, जो जो गैप है अपने हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में, उसको ब्रीज करते हैं। ओके, उसको ब्रीज कर देते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि आप जो लो लेवल लैंग्वेज का फीचर आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सो इस डायग्राम जो मैं यहाँ पे पिस्ट किया हूँ, तो इसमें आप देख सकते हो फंक्शनल लैंग्वेज है, राइट। सो फंक्शन कॉल हो रहा है, फॉरेन की फंक्शन इंटरफेस यहाँ पे है, डेटा इनपुट और कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो लो लेवल लैंग्वेज है उसमें वो सेंड कर रहे हैं, करेक्ट। फाइनली जो एग्जीक्यूशन के बाद जो मिल रहे हैं वो डेटा आउटपुट कन्वर्ट हो रहा है, एंड फाइनली वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है हाई लेवल लैंग्वेज पे, करेक्ट। तो ये काफ़ी अच्छा, मतलब एक फीचर्स हम बोल सकते हैं कि जावा ऐड किए हैं। तो ये एक अच्छा फीचर्स इंट्रोड्यूस किए जावा ने। नेक्स्ट फीचर्स है इंटरनेट एड्रेस रिजोल्यूशन एसपीआई। ओके, तो ये क्या है इंटरनेट एड्रेस रिजोल्यूशन एपीआई? सो मीन्स ये जो जैसा नेम इसका सजेस्ट कर रहा है, इंटरनेट एड्रेस रिजोल्यूशन, राइट। तो एस पी आई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, एस पी आई स्टैंड फॉर सर्विस प्रोवाइडर इंटरफेस। ओके, सर्विस प्रोवाइडर इंटरफेस। तो जो भी इंटरनेट का एड्रेस है, राइट, जो भी हम लोग जब कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, होस्ट से सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होते हैं, तो अगर आप चाहते हो कुछ इंटरनेट एड्रेस रिजोल्यूशन हो, आपका जो एक्चुअल एड्रेस है वो किसी को आप शेयर नहीं करना चाहते हो, ना कि आप उसको शो ऑफ करना चाहते हो कि जो मेरा एक्चुअल एड्रेस है वो सामने वाले जो क्लाइंट है या होस्ट है उनको शो हो, राइट। तो उस समय इंटरनेट एड्रेस रिजोल्यूशन काम आते हैं। तो जावा का कुछ एपीआई हैं, जैसे जावा मैं मेंशन भी किया हूँ, जावा डॉट नेट डॉट आई नेट एड्रेस एपीआई, राइट। सो ये एपीआई हेल्प करेंगे होस्ट नेम जो होते हैं ना, होस्ट नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने में, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अगर आपके पास आईपी एड्रेस है तो उसको होस्ट नेम में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, जैसे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले होस्ट हैं, राइट। तो ये क्या कर रिक्वेस्टिंग द मैक एड्रेस, ओके, एंड मैक एड्रेस ऑफ 34.40.21.20, राइट। सो जो राइट साइड में है वो है 34.40, इनके एड्रेस ये होस्ट चाह रहे हैं, राइट। तो जो राइट हैंड साइड में सिस्टम है, ठीक है, तो वो क्या रिटर्न कर रहे हैं, मैक एड्रेस ऑफ, वो देखिए इनका पैटर्न देखिए आप, A5:22:98। तो ये एक्चुअल आपका ये यहाँ शेयर नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल जो एड्रेस है वो शेयर नहीं कर रहा है, कुछ रिजोल्यूशन हो रहा है, कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है, फाइनली वो आपका एज अ रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं, करेक्ट। क्योंकि जो फ्लो है, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन
कुछ एज अ सिक्योरिटी कंसर्न रखते हुए ऐसा हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब कुछ फ्लॉज ना हो जाएं, ठीक है, कुछ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ ना हो जाएं, कुछ मिसयूज़ कोई ना उसका करे, तो इसलिए ये हैं जो एक्चुअल एड्रेस हैं उसको रिजॉल्व करके सेंड कर रहे हैं। ओके, तो आई होप सो इसमें भी कोई डाउट आपके पास होंगे नहीं, क्योंकि सिंपल सा टॉपिक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पैटर्न मैचिंग इम्प्रूवमेंट। ओके, तो पैटर्न मैचिंग इम्प्रूवमेंट पे हम लोग बात करते हैं। तो ये पैटर्न मैचिंग इम्प्रूवमेंट जो न्यू फीचर्स जावा 18 ने लाया है, तो ये स्पेसिफिकली स्विच एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्विच एक्सप्रेशन के लिए। तो अगर जावा 18 से पहले मैं अगर सोचता हूँ तो स्विच एक्सप्रेशन में आप क्या पास कर सकते थे? आप नंबर पास कर सकते थे, स्ट्रिंग पास करते थे, इनम पास करते थे एक्सप्रेशन के तौर पे, राइट। इसके अलावा आप कुछ नहीं पास करते थे, नंबर, स्ट्रिंग, इनम। ओके, बट यहाँ पैटर्न मैचिंग इम्प्रूवमेंट के तौर पे क्या चेंजेस आए वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पैटर्न मैचिंग आप स्विच स्टेटमेंट में अब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पैटर्न मैचिंग है क्या कि जैसे कि आप नाम से समझ रहे होंगे कि ये हेल्प करता है कॉमन पैटर्न इम्प्लीमेंट करने में, जो यूज़ कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को मैच करने में किसी पैटर्न के साथ, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी पैटर्न के साथ आप मैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर आप यूज़ करते हैं, राइट। वो हम लोग क्यों करते हैं, है ना। तो वो जो भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं वो हम लोग देखते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं या नहीं है। अगर हैं तो ही कुछ आगे प्रोसेसिंग करेंगे, अगर नहीं है तो फिर नहीं करेंगे, करेक्ट। तो पैटर्न मैचिंग, इट्स अ काइंड ऑफ पैटर्न मैचिंग, राइट। वी आर मैचिंग द टाइप, ओके, वेदर इट इज़ ऑफ सिमिलर टाइप और नॉट। तो यही मेन चीज़ है। अब स्विच स्टेटमेंट में, स्विच एक्सप्रेशन में हम लोग इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कूल फीचर्स एडेड इन जावा 18। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विच कंडीशन में, स्विच एक्सप्रेशन में इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर वो टाइप मैच होता है, अगर वो पैटर्न मैच होता है, तो फिर हम लोग जो भी प्रोसेसिंग है आगे वो करते हैं इन ए टाइप सेफ मैनर, राइट। सो इससे क्या हम लोग को मिलता है, टाइप सेफ्टी, करेक्ट। कुछ आगे चल के कुछ इशू ना हो, राइट, कुछ एक्सेप्शन ना हो, तो टाइप सेफ्टी मैनर में हम लोग आगे प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये फीचर क्या करता है, हम लोग को रीडेबिलिटी एंड इंक्रीज कोड सेफ्टी, राइट। सो कोड सेफ्टी ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज़ नहीं करोगे, किसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे अगर आप कुछ मेथड कॉल कर दोगे, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे एंड वो मैच नहीं हुए, तो एक्सेप्शन थ्रो होंगे, क्लास कास्ट एक्सेप्शन और एनीथिंग, राइट, बेस्ड ऑन द एग्जीक्यूशन एंड द डेटा। ओके, तो ये चीज़ है ना, तो रीडेबिलिटी और कोड सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी आप समझ सकते हो काफ़ी अच्छा फीचर्स है। स्विच स्टेटमेंट में पहले हम लोग नंबर, स्ट्रिंग एंड इनम यूज़ कर सकते थे, बट अब इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक फ़ीचर्स हैं, बहुत ही बेहतरीन फ़ीचर्स हैं। अब जो नेक्स्ट हैं फीचर्स, तो वो है डेप्रिकेटेड फाइनलाइजेशन फॉर रिमूवल। तो ये हाई लेवल पे मैं इसका बताता हूँ आपको कि ऑलरेडी फाइनलाइजेशन मेथड जो हैं वो डेप्रिकेट हो चुके हैं, ठीक है। जो पिछले वर्जन थे तो उसमें ऑलरेडी वो डेप्रिकेटेड है, तो इसलिए ये जो नाम है डेप्रिकेटेड फाइनलाइजेशन ऑफ रिमूवल, राइट। तो जो डेप्रिकेटेड हो चुके थे ये जावा 18 में उसको रिमूव कर दिए गए, ठीक है, वो रिमूव हो चुके हैं, ऑलरेडी डेप्रिकेटेड थे। तो ये जैसे कि आप समझ रहे होंगे मे बी, तो फाइनलाइजेशन कुछ नहीं, ये गार्बेज कलेक्टर के समय काम आते हैं, राइट। तो गार्बेज कलेक्टर क्या है, कोई भी अगर अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट है ना, तो उसको फिर वो क्लीन अप करने में वो हेल्प करते हैं, राइट। आपका स्पेस जो है वो क्लीन करते हैं, राइट, स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं क्लीन अप करके। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फाइनलाइज मेथड, राइट। तो फाइनलाइज मेथड ये है क्या, तो ये मेथड ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है, ठीक है, जो गार्बेज कलेक्टर हमेशा कॉल करता है, ठीक है। कभी भी अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहा है और डिस्ट्रॉय कर रहा है, राइट, उसके पहले वो कॉल करता है। ओके, तो क्यों कॉल करता है कि कुछ क्लीन अप एक्टिविटी करने के लिए, कि हम लोग कभी भी फाइनलाइज मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं, राइट। फाइनलाइज मेथड को ओवरराइड करके कुछ क्लीन अप कोड लिख सकते हैं, कुछ रिसोर्स रिलीज़ करने का कोड, या फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी अगर है तो कनेक्टिविटी रिलीज़ करने का कोड, ये सब हम लोग फाइनलाइज मेथड में लिखते हैं, राइट। तो इसलिए गार्बेज कलेक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का पहले वो कॉल करते हैं फाइनलाइज मेथड। ओके, सो फाइनलाइजर जो है वो इन्वोक्ड किससे होते हैं, जेवीएम से। ओके, जेवीएम वो फिगर आउट करता है कि वो इंस्टेंस जो है वो गार्बेज कलेक्ट हो सकते हैं नहीं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो गार्बेज कलेक्टर उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं,
ओके, तो ये डिफाइन होते हैं जेवीएम के द्वारा। ओके, तो जावा 9 में फाइनलाइज मेथड को डेप्रिकेट ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, ओरेकल जावा 9 जब रिलीज हुए थे तो फाइनलाइज मेथड डेप्रिकेटेड थे। ओके, तो क्यों ऐसा क्या रीज़न था जो फाइनलाइज मेथड को डेप्रिकेट किया? ठीक है, तो कुछ मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ थे। ठीक है, जैसे परफॉर्मेंस इशू होते थे, डेडलॉक के चांसेस रहते थे, हैंग हो सकते थे। ओके, क्योंकि मतलब आपका कोई कंट्रोल नहीं है फाइनलाइज मेथड पे, आपका कोई कंट्रोल नहीं, गार्बेज कलेक्टर पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, कभी भी आप मतलब जेवीएम का जब मन करे, ठीक है, जब उसको लगे तो मतलब उस जेवीएम पे टोटली इट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन जेवीएम। ठीक है, कब उसको एग्जीक्यूट करना है कब नहीं करना है, तो कोई कंट्रोल अपना था नहीं उस पर, है ना। तो मेनली यही कि किसी भी चीज़ पे अगर अपना कंट्रोल ना रहे तो वो डेंजरस है। करेक्ट, तो इस पर अपना कंट्रोल नहीं था। तो ये कुछ परफॉर्मेंस इशू मतलब प्रिडिक्ट ऐसे किए जाते हैं, परफॉर्मेंस इशू हो सकते थे, डेडलॉक हो सकते थे, हैंग कर सकते थे। ओके, तो इसलिए फिर मतलब जावा ने ये डिसीजन लिया कि फाइनलाइज को हटा दें हम लोग। तो इसके जगह पे, फाइनलाइज के जगह पे दूसरे चीज़ें लोग लाए। एक क्लीनर करके एक क्लास है, ठीक है, क्लीनर करके, है ना, वो आप देख सकते हो। उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। क्लीनर करके एक हैं, और एक फैटम रेफरेंस करके हैं, जो बहुत ही फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट वे प्रोवाइड करवाते हैं रिसोर्स क्लीनअप के लिए। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अनरीचेबल है, राइट, तो वो क्लीनअप कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही एफिशिएंट वे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियर हो चुके होंगे कि इसका अल्टरनेटिव क्या है। ये क्वेश्चन आएंगे कि अगर फाइनलाइज को रिमूव करें तो अल्टरनेटिव क्या है, राइट। तो क्लीनर और एक फैटम रेफरेंस हैं, तो ये जो हैं इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव है जो ऑलरेडी जावा 18 में है। ठीक है, ओके गाइस, तो ये थे जावा 18 फीचर्स पे मीन्स वीडियो काफ़ी लंबी हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारे फीचर्स थे वो मुझे डिटेल्स में थोड़ा कवर करने थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दें जैसा भी लगा आपको वीडियो। एंड फाइनली है कि ये मैं बताना चाहता हूँ कि जावा 18 का जो फीचर जो अपडेट इंट्रोड्यूस किए हैं, तो बेसिकली ये थे कि इस लैंग्वेज को मोर इंट्यूटिव एंड एक्सेसिबल करें। ठीक है, और मेनली ये जो फोकस थे इनका, ये जो भी इंट्रोड्यूस किए न्यू फीचर्स, इनका फोकस यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना था। ठीक है, जो भी अगर एक्सपर्ट हैं या फिर नॉविस हैं, तो किसी के लिए भी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।